बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज का हमारा जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 3 के हमने फर्स्ट टॉपिक को डिस्कस करना है, जिसमें हमारे पास कुछ बेसिक कंसेप्ट्स आते हैं फोर्स, इनर्शिया एंड मोमेंटम का। लेकिन स्टूडेंट्स, हम लोगों को पहले ये अंडरस्टैंड करना है कि ये चैप्टर किस चीज़ से रेलेवेंट है। चैप्टर बेटा हमारे पास यहाँ पर होगा डायनामिक्स से रेलेवेंट। डायनामिक्स जो है हमारे पास मैकेनिक्स की ही एक ब्रांच है और ये हमारे 9th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ डायनामिक्स। स्टूडेंट्स, डायनामिक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए हमने लास्ट टाइम एक वर्ड यूज किया था एंड दैट इज मैकेनिक्स। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट टाइम ये डिसाइड किया था कि हम लोग अपनी इस मैकेनिक्स की ब्रांच में मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट को स्टडी करेंगे और फिर हमने सेकंड चैप्टर के अंदर, जिसका नाम काइनेमेटिक्स था, उसमें हमने भी मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स को ही डिस्कस किया बट विदाउट कॉजेज एंड इफेक्ट। लेकिन अब हमारे पास चैप्टर नंबर 3 है और इस चैप्टर नंबर 3 में हमारे पास ये जो डायनामिक्स है, हम इस डायनामिक्स को डिस्कस करेंगे और डायनामिक्स को डिफाइन करने के लिए या इसमें हमने जिन चीज़ों को डिस्कस करना है वो भी हमारे पास होगी अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। लेकिन यहां पर एक कंडीशन स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इस डायनामिक्स के अंदर स्टडी करना है अपनी मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट को विथ कॉजेज एंड इफेक्ट्स। यानी हम इसमें ये देखेंगे कि हमारे पास ऑब्जेक्ट किस तरह से मूव कर रहा है, उसकी मोशन किस टाइप की है और ये क्यों मूव कर रहा है, इसकी वजह क्या है, ये कब तक मूव करेगा, इसकी मोशन की रोटेशंस किस किस तरह की होंगी, इनकी मोशन की टाइप किस तरह से होगी, तो इनके कॉजेज और इस मोशन की वजह से हमें क्या फ़ायदा और क्या नुकसान हो रहा है। तो हम इस किस्म के जो कॉजेज और इफेक्ट्स की डिस्कशन है वो भी हम इसी चैप्टर के अंदर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास पहली पॉइंट है डायनामिक्स का। तो डायनामिक्स की डेफिनेशन आपने सबसे पहले याद रखनी है। डायनामिक्स की डेफिनेशन को हम कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद कॉजेज एंड इफेक्ट्स। स्टूडेंट्स, इसी के साथ हम लोग अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट ऑफ टॉपिक्स की तरफ। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट है अबाउट द मोशन वो है फोर्स। स्टूडेंट्स, अगर हम इस चीज़ को भी अब अपने जहन में रखें कि किसी नॉन लिविंग थिंग या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को अगर हम मोशन में कंसीडर करते हैं तो हमारे जहन में ये क्वेश्चन लाजमी आना चाहिए कि ये ऑब्जेक्ट मूव क्यों कर रहा है या ये ऑब्जेक्ट मूव किस वजह से कर रहा है। तो फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक नॉन लिविंग थिंग के अंदर फुटबॉल अवेलेबल हो और आप उस फुटबॉल को एक स्पेसिफिक प्लेस पर रखकर छोड़ दें और आप अगर कुछ देर के बाद या कुछ दिनों बाद आकर देखेंगे तो आपको वो फुटबॉल वहीं पर पड़ा रहेगा अनटिल कि आपने कोई एक्सटर्नल फोर्स यूज़ ना की हो या आपने उसको उसकी जगह से डिस्टर्ब ना किया हो। सेम एज अगर एक ऑब्जेक्ट यानी कि फुटबॉल ही आपको मूविंग कंडीशन में अगर नज़र आए तो आपके जहन में फिर ये क्वेश्चन ज़रूर आना चाहिए कि यार ये ऑब्जेक्ट या फुटबॉल यहाँ से मूव क्यों कर रहा है, किस तरह से इसने मूव करना शुरू कर दिया, जबकि मैंने जब एक जगह पर इसको रखा था तो ये वहीं पर स्टिल मौजूद रहा काफ़ी देर तक। तो इस किस्म के क्वेश्चंस को जब आप अपने जहन में रखेंगे तो फिर आपको इनके आंसर्स की मदद से अपनी लर्निंग को बेहतर बनाने में बहुत फ़ायदा मिलेगा। स्टूडेंट्स, चलते हैं अब अपने क्वेश्चंस के आंसर की तरफ। मोशन को डिस्कस करते वक्त हमारे जहन में एक चीज़ आती है वो है फोर्स। यानी अगर ये ऑब्जेक्ट अपनी जगह से डिस्टर्ब है तो इसका मतलब इसको किसी ने डिस्टर्ब किया, तो ये हमारे पास फोर्स है जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट अपनी जगह से डिस्टर्ब हुआ। स्टूडेंट्स, इसी के साथ अगर आप ये चीज़ डिस्कस करें कि फोर्स के साथ हम और क्या क्या काम कर सकते हैं, जैसे लेट्स सी कि हमने एक फुटबॉल को मूव करवाया, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम अपनी इस फोर्स के अंदर किन किन चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारे जहन में जो पॉइंट क्लिक हुआ वो ये था कि हम इस फोर्स की मदद से किसी भी चीज़ को मूव करवा सकते हैं। अगर हम मूव एग्जैक्टली या कंप्लीटली ना करवा सकें तो वी कैन ट्राई टू मूव, मीन्स टेंस टू मूव, सेम एज
सेकंड ऑप्शन ये कि फुटबॉल जो चल रहा था उस चलते हुए फुटबॉल को रोकना भी चाहिए, उसको रोकने के लिए भी हमें किसी ना किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, एंड एग्जैक्टली दैट इज ऑल्सो अ फोर्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास एक और कंसेप्ट जनरेट हुआ, वो ये था कि वी कैन stop an object with the help of force, or if not completely, so we can try it, means we can tend to stop. सेम एज अब हमें ये देखना है कि फोर्स हमारे पास और क्या क्या काम कर सकती है। तो स्टूडेंट्स आपने अक्सर ये देखा होगा कि हम लोग आप किसी लेबर को देखें, किसी मैकेनिकल वर्क को देखें, किसी भी चीज़ में आपको हमेशा फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो फोर्स बजाते खुद एक स्ट्रेंथ भी है। तो यहाँ पर हमारे पास एक और पॉइंट जनरेट ये हो रहा है कि वी ऑल्सो कैन चेंज shape and length of an object. For example, if we have a metallic rod or plastic rod, so we can bend it with the help of force. If we have a wooden stick, then we can break it with the help of force. And as same as if we have an elastic band, so we can change the length of this band with the help of force. So it means that now we can define the force as force move and tends to move the object, stop and tends to stop the object. Force can also change the shape of an object and length of an object, simply. So आपने इसकी डेफिनेशन को अच्छी तरह से याद रखना है। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है, सेकंड जो आज टर्मिनोलॉजी हमने याद करनी है वो है इनर्शिया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास जब हम बात करते हैं अपने सेकंड पॉइंट इनर्शिया की, तो इनर्शिया से रेलेवेंट हमारे पास सबसे पहले दो पॉइंट्स जिनमें आते हैं, दो साइंटिस्ट के नाम जिनमें आते हैं, जिसमें सबसे पहले है हमारे पास गैलीलियो एंड सेकंड वन इज द न्यूटन। स्टूडेंट्स गैलीलियो साइंटिस्ट जो थे, इन्होंने सबसे पहले जब इसको इनर्शिया को डिस्कस किया तो साइंटिस्ट इन्होंने ये कहा कि हमारे पास जो लाइटर ऑब्जेक्ट हैं उनको मूव करवाना भी इजी है और स्टॉप करवाना भी। सेम एज अगर हमारे पास हैवीली वेटेड ऑब्जेक्ट होगा तो उसको मूव करवाना भी डिफ़िकल्ट है एंड सेम एज उसको स्टॉप करवाना भी डिफ़िकल्ट। देन आफ्टर हिम हमारे पास न्यूटन्स आते हैं और न्यूटन ने फिर हमें फर्दर डिस्कशन में ये इंफॉर्मेशन कन्वे की। न्यूटन्स ने ये कहा कि इस दुनिया के अंदर जो इनर्शियल प्रॉपर्टी है वो हर ऑब्जेक्ट में ऑलरेडी अवेलेबल है, जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट हमेशा अपनी यूनिफॉर्म मोशन को, अपनी रेस्ट की पोजीशन को, अपने यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन को, अपनी रैंडम मोशन को हमेशा रेजिस्ट करता है। इसका कंक्लूजन ये है कि हमेशा हर ऑब्जेक्ट जो इस दुनिया में अवेलेबल है उसके अंदर एक रेजिस्टेंस अवेलेबल है। रेजिस्टेंस यानी एक रुकावट अवेलेबल है कि वो हमेशा ये चाहता है कि मैं जिस कंडीशन में मूव कर रहा हूँ या जो काम कर रहा हूँ मैं एज इट इज़ करता रहूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी भी इंक्लाइंड प्लेन से एक फुटबॉल को नीचे की तरफ रोल करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट आपको इसी तरह से नीचे आता हुआ नजर आएगा और कॉन्टिन्यूसली नीचे आता रहेगा जब तक कि इंक्लाइंड प्लेन की पोजीशन ख़त्म ना हो जाए। लेकिन अगर आप इसको स्टॉप करवाना चाहते हैं तो आपको लाजमन एक फोर्स लगानी पड़ेगी, और जब आप फोर्स लगाएंगे इस ऑब्जेक्ट पर तो ये ऑब्जेक्ट फिर भी आपको थोड़ा बहुत नीचे की तरफ पुश करेगा। इसका मतलब ये था कि ये ऑब्जेक्ट कॉन्टिन्यूएशन के अंदर मूव करते रहना चाहता था, इस वजह से नहीं रुक रहा। सेम एज अगर आप इस चीज़ को ध्यान में रखें कि एक फुटबॉल को एक प्लेयर हिट करे और हिट करने के बाद फुटबॉल एक यूनिफॉर्म मोशन में मूव करना स्टार्ट कर दे, तो कॉन्टिन्यूसली इसी तरह से मूव करता रहेगा अनटिल के कोई भी एक सेकंड प्लेयर आकर उसके ऊपर अपनी फोर्स लगाकर इसको रोकने की कोशिश ना करे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये दो हमारे पास डिस्कशंस आई और फाइनली फिर हम लोगों ने न्यूटन्स की इस डिस्कशन को कंक्लूड करके अपने डेफिनेशन में ऐड किया।
पर ये डेफिनेशन लिखी जा चुकी है। हम इनर्शिया को कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच रेजिस्ट इट्स स्टेट ऑफ मोशन एंड रेस्ट। यानी ये किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर मौजूद एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट अपनी ही स्टेट में चेंज नहीं चाहता, और अगर हम उसमें चेंज लाना चाहते हैं तो हमें उसके लिए फोर्स लाजमन यूज करना पड़ेगी। सो स्टूडेंट्स, हम अपने आज के लास्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास एक नेक्स्ट पॉइंट है एंड दिस इज द मोमेंटम। स्टूडेंट्स, हमें इस चीज़ को भी अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। नॉर्मली क्योंकि मोमेंटम अक्सर चीज़ों में अवेलेबल होता है और हम इस मोमेंटम की वजह से बहुत से फ़ायदे और बहुत से नुकसानात जो हैं उनको बेयर करते हैं। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये एक बात ध्यान में रखिएगा कि मोमेंटम का वर्ड लिखा तो कैपिटल एम से जा रहा है यहाँ पर, लेकिन हम इसको पी से शो करते हैं। इसके रिप्रेजेंटेशन के लिए हम एक लेटर यूज़ करते हैं एंड दिस इज पी। पी शो अ मोमेंटम। स्टूडेंट, एक और बात यहाँ पर आप ध्यान में रखिएगा। तो स्टूडेंट्स, अगर हम मूव करें अपने मोमेंटम की तरफ, हमारे आज के और तीसरे पॉइंट की तरफ, मोमेंटम को स्टूडेंट्स हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं विद द लेटर पी। और मोमेंटम का जब हम नाम सुनते हैं तो सबसे पहले इसको अंडरस्टैंड करने के लिए, इस क्वांटिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे जहन में कुछ चीज़ें आना चाहिए कि ये क्या है और हमें इससे क्या फ़ायदा है या हम इसको क्यों डिस्कस करना चाहते हैं। स्टूडेंट्स, पहली बात तो ये कि मोमेंटम जो है हमारे पास मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट से रेलेवेंट है, यानी ये डायनामिक्स का ही टॉपिक है, इसीलिए हम इसको डिस्कस करेंगे। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले आप अपनी एक एग्जाम्पल सोच लीजिएगा, और वो एग्जाम्पल ये है कि सपोज करें कि हमारे पास एक बुलेट है जिसका मैस बहुत ही ज़्यादा छोटा है, लेकिन स्टूडेंट्स उसकी स्पीड की वजह से वो किसी भी एक ह्यूमन बीइंग को मार सकती है, कितना ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। सेम एज सेकंड ऑप्शन में अगर हम एक और एग्जांपल को डिस्कस करें तो उसमें हमारे पास ये आता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक बहुत ही हैवी लोडेड ट्रक हो और वो किसी बाईसाइकिल वाले को हिट कर दे, बेशक आपका ये लोडेड ट्रक बहुत ही स्लोली मूव कर रहा था, अब आपके जहन में ये आएगा कि नुकसान किसका ज़्यादा होगा। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास नुकसान अल्टीमेटली बाइक वाले का ही ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर ये चीज़ें हमारे पास इस नए कंसेप्ट को जनरेट करती हैं, मोमेंटम को, कि एक छोटा सा मैस कितना ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहा है और एक बहुत बड़ा हैवी लोडेड ट्रक वो भी हमें नुकसान पहुँचा रहा है। इसकी आखिरकार लॉजिक क्या है? तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस चीज़ को याद रखिएगा, मोमेंटम जो है आपके पास ये दो चीज़ों का प्रोडक्ट है, जिसमें हमारे पास सबसे पहले नंबर पे है मैस एंड वेलोसिटी। Students, M show you a mass and it will show you a velocity. So students, simply we can also define it as the product of mass and velocity is called momentum. स्टूडेंट्स, इस चीज़ में आपने ये दो कंडीशंस भी याद रखनी है कि हमारे पास मोमेंटम हमेशा उस वक्त होगा जब ये दोनों चीज़ें फुलफिल करती हो। अगर इन दोनों में से कोई एक चीज़ भी जीरो हो जाए, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने एग्जांपल दी थी ट्रक लोडेड की, जो हैवी लोडेड ट्रक था, अगर वो स्लो मोशन में मूव कर रहा है तो इट्स मीन्स दैट कि उस ऑब्जेक्ट के पास वेलोसिटी है, उसके पास मैस भी है, तो इनका प्रोडक्ट मोमेंटम शो करेगा। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर बहुत ही ज़्यादा हैवी लोडेड ट्रक है लेकिन वो इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट है, स्टॉपिंग पोजीशन में है, चल नहीं रहा, तो वेलोसिटी ज़ीरो होगी। ज़ीरो को मल्टीप्लाई करेंगे मैस से, चाहे इसका मैस 1000 ही क्यों ना हो, 1 टन ही क्यों ना हो, तो अगर हम ज़ीरो को 1000 से या 1 टन से मल्टीप्लाई करेंगे तो द आंसर विल ऑल्सो बिकम अ ज़ीरो। सो इसका मतलब है कि हमारे पास मोमेंटम ख़त्म हो जाएगा। तो आपने इस चीज़ को भी अच्छे तरीके से जहन के अंदर रखना। मोमेंटम मोस्टली हमारे पास एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो खास तौर पे कोलिजन के वक्त काम आता है। तो जिस ऑब्जेक्ट के पास मोमेंटम ज़्यादा होगा, चाहे वो मैस के ज़्यादा होने की वजह से हो, चाहे वो वेलोसिटी के ज़्यादा होने की वजह से हो, तब हमारे पास ये कोलिजन में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है। जिसके पास ये मोमेंटम ज़्यादा होगा उसका नुकसान कम होगा
और जिसके पास मोमेंटम कम होगा उसका नुकसान ज़्यादा होगा। इसी तरह बहुत से ऐसे हमारे पास रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स भी हैं, ऐसे एग्जांपल्स भी हैं जहाँ पर हमें मोमेंटम्स की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल स्नूकर खेलते वक्त हमें इसी मोमेंटम की ज़रूरत पड़ती है, अपनी गाड़ी को बैलेंस रखने के लिए हमें मोमेंटम की ज़रूरत पड़ती है। तो स्टूडेंट्स हम इसको मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन को अगर डिस्क्राइब करना चाहें तो आप सिंपली इसके फॉर्मूले से याद रख सकते हैं, और ये एक बहुत ही की पॉइंट आपको बता रहा हूँ। फिजिक्स में अगर आपने डेफिनेशंस को याद करना है तो आप उनके फॉर्मूलाज को याद कर लें। इसकी वजह से आपको 3 चीज़ें याद हो जाती हैं। विद द हेल्प ऑफ फार्मूला यू कैन लर्न द डेफिनेशन, फार्मूला एंड यूनिट। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशंस को रटा लगाएंगे तो फिर आपको फॉर्मूला याद नहीं रहेगा, यूनिट्स भी ड्राइव करना नहीं आएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर फॉर्मूला है हमारे पास P = mv एंड वी कैन डिफाइन द डेफिनेशन ऑफ मोमेंटम एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द यूनिट ऑफ दिस मोमेंटम। क्योंकि ये मोमेंटम हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, जो हम सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि क्वांटिटीज किस तरह की होती हैं। फर्स्ट चैप्टर्स में भी पढ़ा बेस एंड ड्राइव, सेकंड चैप्टर में हमने वेक्टर एंड स्केलर के डिफरेंशिएशन पर आए। तो अब हमें ये याद रखना है कि ये कौन सी क्वांटिटी है। मोमेंटम हमारे पास स्टूडेंट्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। स्टूडेंट्स वेक्टर क्वांटिटी के साथ साथ इसका अगर हम यूनिट डिस्क्राइब करना चाहें तो स्टूडेंट्स इसका यूनिट आप यूं फाइंड आउट कर सकते हैं, P एज इट इज, मास का यूनिट है किलोग्राम एंड वेलोसिटी का यूनिट आपके पास क्या है, मीटर पर सेकंड। सो सिंपली द यूनिट फॉर द क्वांटिटी ऑफ मोमेंटम इज किलोग्राम मीटर पर सेकंड। सो इस तरह से अगर आपको फार्मूला याद हो तो आप अपने डेफिनेशन को, यूनिट को और फार्मूला को बहुत ही इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा टॉपिक, हमने जिसमें 3 चीज़ों को याद किया, फोर्स, इनर्शिया एंड मोमेंटम को। इसी के साथ डायनामिक्स की डेफिनेशन को भी याद किया। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।